नमस्कार साथियों, विजन सुपर 30 ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम पटेल। आज हम जेनेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे आज ब्रीडिंग रूल्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें ब्रीडिंग यानी कि प्रजनन की परिभाषा की, तो नर व मादा पशु संतानोत्पत्ति हेतु पारस्परिक मैटिंग करते हैं। तो नर व मादा पशुओं द्वारा संतान की उत्पत्ति हेतु की जाने वाली पारस्परिक मैटिंग को हम ब्रीडिंग या प्रजनन कहते हैं। प्रजनन के मुख्य रूप से 3 यंत्र होते हैं या 3 कारक होते हैं। पहला होता है इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण, दूसरा होता है मेथड ऑफ ब्रीडिंग यानी कि प्रजनन की विधियाँ या प्रजनन के ढंग, और तीसरा होता है सिलेक्शन जिसे हम चयन या वर्ण कहते हैं। तो ये जो 3 कारक होते हैं ये प्रजनन के लिए, उत्पादन के लिए, पशुओं की वृद्धि के लिए, इनके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हम बात करें प्रजनन के उद्देश्यों के बारे में, तो इसका पहला उद्देश्य है वंश में बढ़ोतरी करना, यानी कि प्रजनन से पशुओं के वंश में बढ़ोतरी होती है। दूसरा उद्देश्य है उच्च गुणों वाले पशुओं का चयन करना और उनके बीच में मैटिंग करवाना ताकि अच्छे गुणों वाली संतानें पैदा हो सके। यानी जो उच्च गुणों वाले पशु होते हैं उसका हम चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं और उनके बीच में मैटिंग करवाते हैं, तो जो अच्छे गुणों वाले संतान पैदा होती है। तीसरा जो इसका उद्देश्य हुआ है पशुओं का उत्पादन बढ़ाना। कौन कौन सा उत्पादन होता है, जैसे मांस उत्पादन, ऊन उत्पादन, अंडा उत्पादन, दूध उत्पादन और दूध में फैट की परसेंटेज बढ़ाना। अब हम बात करें ब्रीडिंग या प्रजनन की, तो ये 2 प्रकार का होता है, यानी कि ब्रीडिंग 2 प्रकार की होती है। पहली है इन ब्रीडिंग या अंत्य प्रजनन, दूसरी है आउट ब्रीडिंग या बाह्य प्रजनन। तो हम बात करें इन ब्रीडिंग या अंत्य प्रजनन की, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार होती है 4 से 6 पीढ़ी तक, यानी कि 4 से 6 पीढ़ी के अंदर एक ही नस्ल के घनिष्ठ रूप से संबंधित नर व मादा पशु जब पारस्परिक मैटिंग करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इन ब्रीडिंग। एक बार मैं आपको वापस बताता हूँ, 4 से 6 पीढ़ी तक एक ही नस्ल के घनिष्ठ रूप से संबंधित नर व मादा पशुओं की पारस्परिक मैटिंग को हम कहते हैं इन ब्रीडिंग। और जब बात करें आउट ब्रीडिंग की परिभाषा की, तो 6 पीढ़ी के ऊपर यहाँ जो अन्य असंबंधित नर व मादा पशु जब पारस्परिक मैटिंग करते हैं तो उसे कहते हैं आउट ब्रीडिंग। तो एक बार मैं आपको वापस बताता हूँ, 6 पीढ़ी के ऊपर या अन्य असंबंधित नर व मादा पशुओं में पारस्परिक मैटिंग को हम आउट ब्रीडिंग कहते हैं। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे गिर सांड और थारपारकर गाय, लेकिन इसमें एग्जाम्पल होगा गिर गाय और गिर सांड, जो कि 4 से 6 पीढ़ी के अंदर होंगे। अगर इसमें गिर सांड और गिर गाय होती है तो वो 6 पीढ़ी के ऊपर होगी, 6 पीढ़ी के अंदर होगी तो इन ब्रीडिंग हो जाएगी, तो वो 6 पीढ़ी के ऊपर होगी या अन्य असंबंधित पशु हो जाएंगे, जैसे गिर सांड और थारपारकर गाय। तो ये थे इसके एग्जाम्पल। बात करें अंत्य प्रजनन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इन ब्रीडिंग के, तो ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है क्लोज ब्रीडिंग या सम प्रजनन और एक होती है लाइन ब्रीडिंग या अंतर्वंश प्रजनन। अगर हम बात करें क्लोज ब्रीडिंग के परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है, निकट संबंधित नर व मादा पशु जब पारस्परिक मैटिंग करते हैं तो इसे हम कहते हैं क्लोज ब्रीडिंग। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे सगे भाई बहन, पिता पुत्री, पुत्र माँ, यानी कि जो निकट संबंधित नर व मादा पशु जब पारस्परिक मैटिंग करते हैं तो इसे हम क्लोज ब्रीडिंग कहते हैं, जैसे सगे भाई बहन, पिता पुत्री और पुत्र माँ। बात करें लाइन ब्रीडिंग के परिभाषा की, तो जो दूरस्थ संबंधित नर व मादा पशु जब पारस्परिक मैटिंग करते हैं तो इसे हम कहते हैं लाइन ब्रीडिंग। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ससुरे भाई बहन, दादा पोती, पोता दादी। इसमें जो नर व मादा पशु होते हैं वो बिल्कुल संबंधित नहीं होते, यानी कि क्लोज रिलेटिव नहीं होते हैं, बल्कि 4 से 6 पीढ़ी के अंदर ही होते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, क्लोज ब्रीडिंग की परिभाषा होगी निकट संबंधित नर व मादा पशुओं में होने वाली पारस्परिक मैटिंग को क्लोज ब्रीडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे सगे भाई बहन, पिता पुत्री, पुत्र माँ। और बात करें लाइन ब्रीडिंग के परिभाषा की, तो दूरस्थ संबंधित नर व मादा पशु में होने वाली पारस्परिक मैटिंग को हम कहते हैं लाइन ब्रीडिंग। एग्जाम्पल हो जाएंगे सचेरे भाई बहन, दादा पोती, पोता दादी। ये जो नर व मादा होते हैं ये बिल्कुल संबंधित नहीं होते, बल्कि 4 से 6 पीढ़ी के अंदर ही होते हैं। अब हम बात करें क्लोज ब्रीडिंग के क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानि है। तो क्लोज ब्रीडिंग के लाभ है,
तो क्लोज ब्रीडिंग से उत्पन्न संतानें आपस में समरूपता रखती है, यानी कि जो क्लोज ब्रीडिंग से जो संतानें उत्पन्न होती है वो आपस में एक समान दिखाई देती है, आपस में समरूपता रखती है। और इसका जो दूसरा लाभ है क्लोज ब्रीडिंग का वो है कि अवांछित जो रिसेसिव गुण होते हैं, यानी कि अवांछित अप्रभावी जो गुण होते हैं उनका हम पता लगा सकते हैं। तो यदि हम अवांछित अप्रभावी गुणों का पता लगाते हैं तो इससे क्या है कि जो पशु अवांछित अप्रभावी गुण दिखाते हैं उन पशु को हम हड़ या झुंड से हटा देते हैं, उनकी कलिंग कर देते हैं, यानी कि उनका निष्कासन कर देते हैं। तो ये थे इनके दो लाभ क्लोज ब्रीडिंग के। अब हम बात करें क्लोज ब्रीडिंग की हानियों की, तो इसमें इसकी हानि है कि जो अवांछित गुण होता है, अवांछित गुण के जो जीन में सिग्रीगेशन हो जाता है, तो सिग्रीगेशन से क्या होता है कि अवांछित लक्षणों की तीव्रता बढ़ जाएगी। यानी यदि अवांछित गुण के जीन में सिग्रीगेशन हो जाता है तो जो अवांछित लक्षणों की तीव्रता बढ़ जाती है। दूसरी जो हानि है वो है ये है कि पशुओं में मृत्यु दर बढ़ जाती है। और मृत्यु दर क्यों बढ़ती है? क्योंकि बीमारियां इस प्रजनन से क्या है कि बीमारियां में संवेदनशीलता बढ़ जाती है और पशु है वो जल्दी रोगग्रस्त हो जाता है। तीसरा जो इसकी हानि वो है ब्रीडिंग वैल्यू कम हो जाती है। और ब्रीडिंग वैल्यू कम क्यों हो जाती है? क्योंकि वयस्कता देरी से आती है, और यानी कि वयस्कता यानी कि परिपक्वता देरी से क्यों आती है? क्योंकि इसमें टेस्टिकुलर डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। अब बात करें लाइन ब्रीडिंग, तो इसके क्या क्या लाभ है? तो बात करें, इसका पहला लाभ ये है कि रिसेसिव गुण की जो समानता दर होती है वो इतनी जल्दी प्रकट नहीं होती है लाइन ब्रीडिंग में जितनी क्लोज ब्रीडिंग में होती है। तो ये हो गया इसका पहला लाभ। दूसरा लाभ है जो नुकसानप्रद जो लक्षण होते हैं, यानी कि जो हानिकारक लक्षण होते हैं वो जल्दी प्रकट नहीं होते हैं। और बात करें लाइन ब्रीडिंग के हानियाँ की, तो जो ब्रीडर होता है वो पशु का जो इंडिविजुअल सिलेक्शन होता है उससे जो पशु का चयन है वो कम करता है। यानी कि जो ब्रीडर होता है वो पशु का चयन इंडिविजुअल सिलेक्शन यानी कि व्यक्तिगत चयन के आधार पर पशु का चयन कम करेगा और पेडिग्री सिलेक्शन के आधार पर पशु का चयन ज़्यादा करेगा। तो एक बार फिर से समझते हैं क्लोज ब्रीडिंग के लाभ में। पहला लाभ है क्लोज ब्रीडिंग से उत्पन्न संतानें आपस में एक समान दिखाई देती है, यानी कि आपस में समरूपता रखती है। ये हो गया इसका पहला लाभ। इसका दूसरा लाभ है अवांछित रिसेसिव गुण, यानी कि अवांछित अप्रभावी जीन, उसका हम पता लगा सकते हैं। तो जो पशु अवांछित अप्रभावी गुण दिखाते हैं उन पशुओं को हम हड़ से हटा देते हैं, यानी कि उन पशुओं की हम कलिंग कर देते हैं। अब बात करें क्लोज ब्रीडिंग के हानियों की, तो इसमें पहला है अवांछित गुण के जीन में सिग्रीगेशन हो जाता है, जिससे अवांछित जो लक्षण होते हैं उनकी तीव्रता बढ़ जाती है। तो इसकी दूसरी हानि है पशुओं में मृत्यु दर बढ़ जाती है। मृत्यु दर क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि पशुओं में प्रजनन संबंधित रोग जल्दी प्रकट हो जाते हैं, यानी कि इस प्रकार के प्रजनन में बीमारियों के पशु है वो बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं और पशु जल्दी रोगग्रसित हो जाते हैं। तीसरी जो इसकी हानि वो है ब्रीडिंग वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि वयस्कता देरी से आती है। और वयस्कता देरी से क्यों आती है? क्योंकि इसमें टेस्टिकुलर डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। अब बात करें लाइन ब्रीडिंग, तो इसके लाभ जो है वो है पहला है रिसेसिव गुण की जो समानता दर होती है वो इतनी जल्दी प्रकट नहीं होती है जितनी क्लोज ब्रीडिंग में प्रकट होती है। जो हानिकारक लक्षण है, जो नुकसानप्रद लक्षण है वो जल्दी प्रकट नहीं होते हैं। इसकी जो हानि है ब्रीडर है वो पशु का जो चयन है वो इंडिविजुअल सिलेक्शन यानी कि व्यक्तिगत चयन के आधार पर पशु का चयन कम करता है। और जो ब्रीडर होता है वो पशु का जो सिलेक्शन है वो पेडिग्री सिलेक्शन के आधार पर पशु का चयन है वो ज़्यादा करता है।